तो विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड में आज हम देखते हैं भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध। तो ये एक बड़ा प्रश्न कई बार आता है कि भारत की पड़ोसी नीति का मूल्यांकन करिए आप। तो पड़ोसी नीति में हम, हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार से आपको नहीं लिखना है हर राष्ट्र के प्रति, लेकिन हर राष्ट्र के साथ हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, उन सबको आप अपने, जब आप उसका मूल्यांकन करें तो उसमें आप अवश्य दीजिए। तो मुख्य रूप से हम यहां लेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव के मुद्दे हैं, भारत श्रीलंका के बीच में जो तनाव के मुद्दे हैं, भारत नेपाल के बीच में जो तनाव के मुद्दे हैं, भारत बांग्लादेश के बीच में जो तनाव के मुद्दे हैं, और भारत भूटान। तो इन का अपन विशेष रूप से इन राष्ट्रों पर अपना फोकस रहेगा। और उसके बाद में हम तो भारत चीन का जब हम संबंध देखेंगे, तो भारत चीन और भारत पाकिस्तान, ये संबंध तो चूंकि बड़े प्रश्न भी आते हैं आपके 20 नंबर के, अलग से भी आ सकते हैं, तो इनका तो हम बाद में देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या तनाव के मुद्दे हैं। इन पर एक पूरा अलग वीडियो हम बनाएंगे। और ऐसे ही भारत और चीन के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं, उन पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं भारत की पड़ोसी नीति में जो जिन राष्ट्रों के साथ जिन मुद्दों पर विवाद है, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम आज भी कुछ लेकर हमारे मतभेद है, या जिन एक नाराजगी हमारे जहन में इन राष्ट्रों के प्रति है, या उन राष्ट्रों की हमारे प्रति कोई नाराजगी है, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भारत श्रीलंका संबंधों की। तो स्टूडेंट्स, भारत श्रीलंका संबंध कोई नए संबंध नहीं है। भारत श्रीलंका की यदि हम बात करें, तो जब हमारे यहाँ सम्राट अशोक द्वारा जब बौद्ध धर्म का जो एक प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया, तो वो शुरुआत उन्होंने उस प्रचार प्रसार की, आप देख सकते हैं, श्रीलंका से शुरुआत उन्होंने की थी। और एक सांस्कृतिक जो प्रभाव है, दो आदान प्रदान जो संस्कृतियों का है, वो प्रारंभिक काल से ही भारत और श्रीलंका के मध्य रहा है। पौराणिक काल में भी हम देखते हैं भगवान राम और श्रीलंका जो थे, उनके बीच में जो राम सेतु वगैरह है, ये आज भी कुछ पौराणिक स्थल जिनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो आगे चलकर भी ये संबंध जिस तरीके से बने, तो उसके बाद में आपको ध्यान में होगा कि जब 11वीं शताब्दी आई, तो ये दोनों चोल राजाओं के अधीन यहाँ शासन रहा है। तो उस समय भी काफी सांस्कृतिक आदान प्रदान, जो हमारे साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके, और तो बड़ा सांस्कृतिक आदान प्रदान, रहना, रहन सहन, जो ये सारी चीजें उस समय भी रही है। और ब्रिटिश भारत के दौरान भी, जब श्रीलंका और भारत जब ब्रिटेन के अधीन थे, उस समय भी लगभग 2000 वर्ष आप देखिए कि मतलब लंबा इतिहास है अपने इन सब राष्ट्रों के बीच में। तो ये भी जो एक लंबा काल रहा, तो अपन कह सकते हैं कि 2000 वर्षों पुराना एक इतिहास यदि हम उठा के देखें, तो भारत श्रीलंका के संबंध मिलेंगे, जो आगे चल के ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश में जो श्रीलंका है, वहां तक इनके संबंध काफी रहे हैं, जिसमें भी संस्कृति, तो धर्म, व्यापार, इन सब का आदान प्रदान लंबे समय से रहा है। तो एक सामान्य हम कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध हैं वो बहुत ही प्राचीन काल से रहे हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि आप देखिए कि देश आजाद होने के बाद में भी जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ, ठीक है ना, तो 1947 में और 48 में दोनों राष्ट्र जब आजाद होते हैं, तो उसके बाद में भी आप देखिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर इन दोनों राष्ट्रों ने अपनी सहमति जताई, और एक उत्साह के साथ इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपना पूरी तरीके से भाग लिया। उस विचारधारा में विश्वास इन दोनों राष्ट्रों ने व्यक्त किया, और ये सब चला, तो ये एक अच्छे संबंध बनते रहे इनके बीच में। समस्याएं देखिए कहाँ आती है, समस्या आती है भारत और श्रीलंका के बीच में। सबसे पहली जो समस्या आई वो आती है तमिल समस्या। हमारे यहाँ के जो तमिल नागरिक थे, उन तमिलों को वहां आप देखिए, श्रीलंका में दो जातियां विशेष रूप से, सिंघली जो वहां की मूल जाति है, और दूसरी तमिल जो हमारे यहाँ भारत से गए हैं, और ये ब्रिटिश काल में ये लोग
चाय के इनके व्यापार के कारणों से, अन्य रोजगार के कारणों से वहां गए हैं। तो उसके बाद में जो समस्या आई वो ये आई कि इन्होंने यहां से जो तमिल गए उन तमिलों को नागरिकता के प्रश्न पर इनको साइड में जब किया तो तमिलों ने वहां नागरिकता को लेकर अपने आंदोलन शुरू किए और धीरे धीरे ये आंदोलन आगे चलकर श्रीलंका सरकार के साथ हिंसक झड़पों में तब्दील हुआ और इन्हीं के बीच में इनमें एक संगठन खड़ा होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे हम कहते हैं लिट्टे। और इनके नेता प्रभाकरण ने इस आंदोलन को और अधिक हिंसक बना दिया और इनमें आपस में एक दूसरे के प्रति काफी जो हिंसक वारदातें हैं वो होना शुरू हुई। गुरिल्ला युद्ध के तहत इन लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया। तो ये आक्रमण इस तरीके से चलने लगा कि धीरे धीरे उन जो तमिलों की आवाज थी वो हमारे यहाँ के तमिलों में उठने लगी और हमारी सरकार को दखलंदाजी देनी पड़ी। और जब सरकार ने दखलंदाजी दी तो आपको ध्यान में होगा राजीव गांधी जयवर्धने जो समझौता हुआ उसके तहत फिर हमने एक जिम्मेदारी ली कि भाई हम इस समस्या का समाधान करने में श्रीलंका की हेल्प करेंगे। लेकिन ये काफी बड़ा विस्तार से वर्णन आप इसमें देखेंगे, अपन एक बार शॉर्ट में जो बातें हैं वो अपन कर रहे हैं जो। और इसके तहत बाद में 1987 में हमारे यहाँ से एक शांति सेना भेजी गई जिसे हम कहते हैं IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। भारत की सेना वहां जाती है और इस समस्या को हल करने में अपना योगदान देती है। लेकिन जो शांति सेना गई, आगे चलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार कुछ समस्याएं क्रिएट हुई और शांति सेना में काफी हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो भी शहीद होते हैं और झगड़ा है वो शांति सेना और तमिलों के बीच में शुरू हो जाता है और श्रीलंका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साइड में हट जाता है। और जब हम समस्या का समाधान बिल्कुल करने की स्थिति में जब थे, उस स्थिति में आते आते बाद में हमें वहां से वापस लौटाया जाता है। शांति सेना वापस आती है श्रीलंका से यह कहते हुए श्रीलंका द्वारा कि हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दी जा रही है, और वो वापस आई। वो उस स्थिति में जब स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में आ गई और जब हमने डिमांड करनी शुरू की कि नहीं अब इनको नागरिकता दीजिए, ये बिल्कुल सामान्य। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तमिल समस्या को लेकर भारत इस तरीके से भारत श्रीलंका के मामले में इन्वॉल्व हुआ और इन्वॉल्व होने के साथ ही ये मुद्दा तनाव में बदल गया और बड़े मनमुटाव के बाद में हमारे यहाँ शांति सेना वापस आती है। तो ये एक तनाव का मुद्दा दोनों के बीच में उस समय बना और आगे चलकर हम देखते हैं कि तमिल समस्या के कारण हमारे भारत के महान जो प्रधानमंत्री, एक युवा प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या होती है, श्री राजीव गांधी की। और उसके बाद यद्यपि हमने तमिल समस्या से एक तरीके से ध्यान हटा लिया, वहां से उसको हमने साइड में कर दिया कि लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि उन लोगों को जब हमने हथियार देने से मना कर दिया श्रीलंका को कि भाई हम हथियार भी आपको नहीं देंगे, तो यहीं से आप देखिए कि चीन की एंट्री हो जाती है। तो तमिल समस्या जो थी, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक महत्वपूर्ण तनाव का मुद्दा बनी, आगे चलकर उसी के कारण चीन और श्रीलंका संबंध स्थापित हुए और वो दूसरा कारण था जो भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का कारण बना। जब हमने, क्योंकि जब उस लिट्टे आंदोलन को जिस तरीके से दबाया जा रहा था, तो उस स्थिति में भारतीय जो हमारी तरफ से उनको हथियार प्रोवाइड जब नहीं करवाए गए, तो उस स्थिति में चाइना ने फिर वहां हथियार उनको प्रोवाइड करने शुरू किए और एक तरीके से एक नया युग श्रीलंका और चीन के बीच में शुरू हुआ और जिसके कारण भारत श्रीलंका के स्थान पर चीन श्रीलंका संबंध है वो वहां पर स्थापित होने शुरू हुए। ठीक है, तो चीन श्रीलंका के जब संबंध वहां स्थापित होते हैं और उसी के साथ कई नई समस्याएं भारत के सामने उत्पन्न हो जाती है, जिसमें से एक बड़ी समस्या यह आती है कि
आगे चलकर वहां जो 2005 से 2015 तक आप देखेंगे जो राजपक्ष सरकार बनी, उनका भी झुकाव चीन की तरफ रहा। तो चीन की तरफ रहा तो कई समझौते उन्होंने चीन के साथ किए, और उन्हीं समझौतों को लेकर आज भारत और श्रीलंका के बीच में उन मामलों को लेकर एक आप कह सकते हैं कि जो मत भिन्नता या एक दबाव भारत के ऊपर जो चाइना श्रीलंका के माध्यम से उसने दबाव बनाया, तो उसको लेकर भारत श्रीलंका के बीच में कुछ दूरियां बनी, ठीक है ना, जिनमें तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम देखेंगे आगे से आगे, आप इस तरीके की समस्याएं बताते जाएंगे कि तमिल समस्या हुई, उसके बाद में चीन और श्रीलंका के संबंधों में जो मधुरताएं आनी शुरू हुई, उससे भारत में दूरियां बनी, और आप देखते हैं कि ये इस हद तक चली गई कि भारत जो कि श्रीलंका में एक बड़ा निवेशक था, सबसे बड़ा जो निवेशक था, वो स्थान श्रीलंका में किसने ले लिया? चीन ने ले लिया। लगभग हमारी जो परियोजनाएं थी वो सारी परियोजनाएं उसने जो भारत को मिलने वाली थी या जिन पे भारत काम करने वाला था, वो बड़ी बड़ी परियोजनाएं श्रीलंका से चीन ने ली, और उस तरह की परियोजनाएं ली, न केवल परियोजनाएं ली बल्कि उन परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने इस तरह वहां पे चीन को स्टेब्लिश करना शुरू किया, चीन की आर्मी बेस या वहां पे, कि वो हर तरीके से भारत के ऊपर अपनी नजर रख सके, भारत के ऊपर कंट्रोल कर सके। और इन चीजों को लेकर, इन बातों को लेकर पुनः भारत और श्रीलंका के बीच में एक माहौल या अविश्वास उत्पन्न हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 2-3 परियोजनाओं की बात आप कर सकते हैं जो आप भारत और श्रीलंका के बीच में तनाव का मुद्दा बनी है। क्योंकि जब पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध यदि कॉमन प्रश्न आता है तो हम बहुत डिटेल में, हमें बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल उन मुद्दों पर चर्चाएं करनी है जिन मुद्दों को लेकर इन राष्ट्रों से वर्तमान में समस्याएं हैं, क्योंकि ऐतिहासिक समस्याएं बहुत रही है उन या नहीं रही हैं, उन पे अपन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय जो करंट में जो समस्याएं हैं उन पे आपका मुख्य फोकस होना चाहिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि केवल पुरानी समस्याओं को बड़ा लिखते हैं और छोटी जो नई जो समस्याएं वर्तमान में है या तो उनको लिख नहीं पा रहे या पाते हैं, या फिर उनको बहुत छोटा छोटा सा एक केवल हिंट दे रहे हैं। तो हमें यहां यदि बड़े प्रश्न आते हैं तो कम से कम जो करंट समस्याएं हैं उनको आप जरूर लिखिए, उसमें आपके अच्छे नंबर मिले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये एक समसामयिक विषय है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें पुराने ज्यादा आपको मुद्दे हैं वो ज्यादा काम नहीं आते। पुराने मुद्दे एक आधार के लिए ठीक है, आप उस समस्या का शुरुआत आप करें वहां बता, लेकिन केवल पुराने मुद्दे को ही आप विस्तार से बताते रहें और नवीन तथ्यों को आप नहीं लिखें या नवीन विषय वस्तु से आप यदि परिचित नहीं करवा पाते हैं एग्जामिनर को, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको निश्चित रूप से नंबर कम मिलते हैं। तो करंट जो स्थितियां हैं उनको आप उत्तर लिखते समय हमेशा लिखिए, ठीक है ना। तो अब वर्तमान में हम देखें तो कुछ मुद्दे ऐसे बने जो चीन और श्रीलंका के मध्य होने के कारण भारत के सामने एक नई चुनौती के रूप में चीन ने खड़े कर दिए, और वो भारत और श्रीलंका के बीच में अविश्वास का कारण भी बना, जिनमें पहला मुद्दा आप देखेंगे वो है हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है उसके विकास के लिए एक परियोजना चलाई जिसमें वहां चाइना ने काम किया, और बाद में 2017 में आते आते उस पे जितना पैसा खर्च हुआ या जो श्रीलंका ने जो कर्ज लिया उस कर्ज के बदले उसे 99 साल के लिए लीज पर दे दिया, और ये किसके कब्जे में चला गया? चीन के कब्जे में लीज के रूप में चला गया। तो ये भारत के सामने एक बड़ी चुनौती रही और भारत इससे बड़ा नाराज रहा। भारत, क्योंकि ये जो चीन की जो एक मोतियों की माला जो कूटनीति है उसके तहत भारत को घेरने का एक प्रयास के तहत हम हम्बनटोटा बंदरगाह की इस डील को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चीन और श्रीलंका की जो डील है ये कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए इन फ्यूचर, मैंने बताया ना कि चाइना 2 लेवल पे काम करता है इन पड़ोसी राष्ट्रों में, यहां वो अपने 2 उद्देश्य पूरे कर रहा है। पहला उद्देश्य उसके आर्थिक उद्देश्य, अर्थ की दृष्टि से वह इनमें निवेश करता है, इन राष्ट्रों को कर्ज देता है जो कि उसे पता है कि वो कर्ज उसे वापस नहीं चुकाए जा सकते, और उसके बाद में उन
स्थानों को स्वयं किसी ना किसी रूप में लेना या महत्वपूर्ण स्थानों को स्वयं किसी ना किसी रूप में लेकर वहां पर अपनी जो एक मिलिट्री बेस जो तैयारी है वो वहां शुरू कर देता है, कि मतलब अपनी प्रेजेंस वहां वो रखता है। और उसका मुख्य लक्ष्य क्या हो गया, अपने आप को उन राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में आना और उन राष्ट्रों में रहकर उन स्थानों पर काबिज होना जहां से वो भारत के ऊपर आसानी से रणनीतिक दबाव बना सके। तो भारत के ऊपर दबाव बनाना उसका लक्ष्य है, आर्थिक उसके लक्ष्य हैं, और सबसे बड़ा जो उसका लक्ष्य है, जो अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए बार बार वो एक विस्तार कर रहा है अपनी इन आर्थिक योजनाओं का, वो उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह ये भी क्या है कि भारत में जो पूरब से पश्चिम की तरफ जो जाने वाले जो समुद्र मार्ग हैं उन्हें वो सारे यहीं से होकर गुजरते हैं। तो एक तरीके से उन सारी बातों की निगरानी, उन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी और उनके ऊपर एक कंट्रोल उसने हम्बनटोटा बंदरगाह करके भारत के ऊपर करने का प्रयास किया है। तो भारत के आर्थिक व्यापार के ऊपर एक नियंत्रण या भारत के आर्थिक व्यापार की एक निगरानी 24 घंटे की एक चौकसी वो उस हम्बनटोटा बंदरगाह के बहाने चाइना को मिल जाती है। तो इसको लेकर काफी इन दोनों के बीच में एक विवाद जो हम्बनटोटा बंदरगाह उसको लेकर है। नेक्स्ट हम बात करें तो कोलंबो पोर्ट की बात आप कर सकते हो। कोलंबो जो पोर्ट है वो भी उसने किसको दे दिया, चाइना को इसी रूप में दे दिया। और वहां भी अब भारत ने विरोध भी उसका किया जब 2014 में जब चीनी पनडुब्बी और चीनी पोत वहां आकर रुकने लगे, उसके बाद में भारत ने उसका विरोध किया, लगातार इस चीज का विरोध करता आ रहा है। तो दोनों के मध्य ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। और तीसरी यदि हम बात करें तो अब एक जो लोटस टावर है जो कि एक बहुत बड़ा टावर है साउथ एशिया का बनने वाला, उसका भी भारत विरोध कर रहा है, क्योंकि लोटस टावर के माध्यम से, क्योंकि साउथ एशिया का बड़ा टावर है, तो ऐसी स्थिति में वो भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो इन दक्षिणी भागों में हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या या एक दबाव चाइना के रूप में आप देख सकते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि भारत के ऊपर चीनी दबाव बनाए रखने के लिए जो एक जमीन है, जो ग्राउंड लगातार श्रीलंका के द्वारा उनको प्रदान किया गया, चाहे वो कोलंबो बंदरगाह हो, चाहे वो हम्बनटोटा बंदरगाह हो, चाहे वो लोटस बंदरगाह हो, तो ये जो राजपक्षे सरकारों द्वारा ये काम किया गया, इसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में लगातार जो दूरियां हैं वो बढ़ती गई। और जब चीनी परियोजना जो वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना थी, उसमें भी जब श्रीलंका ने अपनी सहभागिता उसको सहमति देते हुए अपना समुद्री मार्ग जब उसे प्रोवाइड करवाया, तो उस स्थिति में फिर पुनः ये संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो अप्रत्यक्ष रूप से जो दबाव भारत के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है व्यापारिक मामलों को लेकर, पुनर्निर्माण उन राष्ट्रों के नाम पर जो कहीं ना कहीं भारत को घेरने का जो एक प्रयास है, उनके लिए अनुकूलताएं इन राष्ट्रों द्वारा प्रदान की जा रही है, वही एक सबसे बड़ा भारत की पड़ोसी नीति में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इन संबंधों के बीच में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम और इनके मुद्दों पे बात करेंगे और भारत नेपाल संबंधों पर बात करेंगे।